जी तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं एमडीकैड वन शॉर्ट लेक्चर्स चैप्टर वाइज लेकर आऊँगा, तो वो आज मैंने पहला चैप्टर लेके आया हूँ। वो अलग बात है कि मैंने 12 नवंबर का कहा था, मगर आज जो है वो 16-17 नवंबर हो रही है, तो इसके लिए आपसे माजरत। आज जो है हम चैप्टर वन फंडामेंटल कंसेप्ट या फिर बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का वन शॉट का लेक्चर प्रिपेयर करेंगे, जो कि आपके रिवीजन के तौर पर होगा। अब चलते हैं इसको टेबल ऑफ कंटेंट्स पे, कि मतलब इस चैप्टर में आपको मिलने क्या वाला है। मगर मैं इतना आपको बता दूं, इस चैप्टर का जो हाफ हिस्सा है वो ही इस वीडियो में कन्वर्ट कर पाऊंगा, क्योंकि इसके हाफ जो है ना स्टोशियोमेट्री का, इसके नेक्स्ट वो अपने आप में एक अलग चैप्टर है स्टोशियोमेट्री। उसमें बच्चों को कन्फ्यूजन बहुत होती है कैलकुलेशन में, तो वो मैं अलग से वीडियो में 1.5-2 घंटे की जो वीडियो बनेगी या फिर 1 घंटे की, वो मैं अपलोड करूँगा। अभी इसमें जो हम क्या पढ़ने वाले हैं, एटॉमिक मैथ्स, जो कि पीएमडीसी का जो सिलेबस है उसी के मुताबिक हम पढ़ेंगे। उसमें एटॉमिक मैथ्स का एक टॉपिक था जिसके अंदर रिलेटिव एटॉमिक मैथ्स आ जाता है, मॉलिक्यूलर मैथ्स आ जाता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मैथ्स आ जाता है, ग्राम एटॉमिक मैथ्स आ जाता है। ये सारे, हालांकि ये डायरेक्टली पीएमसी के रिलेटिव टॉपिक नहीं है, मॉलिक्यूलर मैथ्स, ग्राम, मगर ये आगे जाके आपको हेल्प करेंगे इस मोल वाले टॉपिक में। फिर हम पढ़ेंगे आइसोटॉप्स, उसमें हम पढ़ेंगे इनकी सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज। इसके बाद आइसोबार्स, आइसोटॉप्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज भी इसी में पढ़ लेंगे। उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला का हम पढ़ेंगे, ये क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे फिर हाउ टू राइट एम्पिरिकल फार्मूला, हम एम्पिरिकल फार्मूला कैसे फाइंड कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला फिर पढ़ेंगे, हाउ टू फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ेंगे, मोल्स पढ़ेंगे, इसके कुछ बहुत ज़्यादा सवाल भी करेंगे सभी के साथ साथ। उसके बाद एवोगैड्रो नंबर पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे एवोगैड्रो नंबर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ फाइंड, और भी बहुत सारे क्वेश्चन। फिर हम मोलर वॉल्यूम पढ़ेंगे, ये क्या होता है, और इसके क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बस अगर आप तो न्यू हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन का बटन दबा दें। तो शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 1, जो कि चैप्टर 1 का पहला टॉपिक है, एटॉमिक मैथ्स। एटॉमिक मैथ्स जो कि हमारा पहला टॉपिक है चैप्टर 1 का। एटॉमिक मैथ्स से क्या मुराद है? एटॉमिक का मतलब से आपसे समझ में आ रहा है, एटॉमिक के लफ्ज़ से आपको समझ में आ रहा है एटम, और मैथ्स के लफ्ज़ से आपको समझ में आ रहा है वज़न। मतलब किसी एटम का जो वज़न होगा उसे हम उसको एटॉमिक मैथ्स कह देंगे। एटॉमिक मैथ्स से क्या मुराद है? मैथ्स ऑफ एन एटम, एक एटम का जो वज़न है, ठीक है। अब आपको ये भी पता ही होगा कि जो एटम होता है उसके सेंटर में एक ये न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और जो एक एटम का मास होता है वो ज़्यादातर इस न्यूक्लियस की वजह से होता है। मतलब जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन होंगे उतना ही उसका मास ज़्यादा होगा, या फिर उतना ही उसका मास होगा। जिस तरह कार्बन के अंदर ये 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए? 12। तो कार्बन का मास भी हमने 12 ही रखा हुआ है। तो एटॉमिक मास से मुराद कार्बन किसी एक एटम का मास है, ठीक है जी। ये है एटॉमिक मास। मगर एटॉमिक मास को हमने डिटेल में भी पढ़ना आगे, तो हम इसको आगे लेकर चलते हैं। एटॉमिक मास के अंदर बहुत ज़्यादा टॉपिक छुपे हुए हैं, ठीक है। तो हमने वो छोड़ने नहीं है टॉपिक जो भी एटॉमिक मास से रिलेटेड है, क्योंकि कोई भी एमसीक्यू आ सकता है। अब बात यह है कि जो एटम, हमें पता है कि एटम इतना स्मॉल है कि आपने एक बुक में एग्जांपल भी पढ़ी थी कि अगर एक हम फुल स्टॉप ले लें, क्या ले लें? अगर ये मैं एक फुल स्टॉप लगाता हूँ ये, तो इस एक फुल स्टॉप के अंदर, ये एक फुल स्टॉप, इस एक फुल स्टॉप के अंदर हमारे पास 2 मिलियन या फिर 20 मिलियन, इस तरह कुछ लिखा हुआ था हमारी बुक में एग्जांपल, 2 मिलियन एटम्स होंगे। तो इतना छोटा एटम है कि एक फुल स्टॉप के अंदर इतने ज़्यादा एटम है, ठीक है जी। तो एटम का इतना छोटा होने की वजह से हमारे पास कोई ऐसा तराजू नहीं है, या फिर हमारे पास कोई ऐसा वेट नहीं है जिसकी वजह से हम क्या कर सकें, एटम का मास मेजर कर सकें। तो एटम इज़ सो स्मॉल, एटम इतना छोटा है दैट देयर इज़ एनी नो वेट, कि हमारे पास कोई ऐसा वेट नहीं है कि हम उसका टू मेजर सच अ स्मॉल एटम, इतने छोटे एटम का वेट मेजर कर सकें। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास एक वेट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं, और दूसरे एटम्स, दूसरे किसी सब्सटेंस का, दूसरी किसी चीज़ का उससे वज़न करते हैं। जिस तरह हम सब्ज़ी लेने जाएं तो इस तरह का वहाँ पर एक तराजू होता है, एक साइड पर वो एक उसके पास वट्टे होते हैं 2-3 किलो के, वो रखता है, और दूसरी साइड पे आपकी सब्ज़ी रखता है जिसको उसने वेट करना होता है। मगर हमारे पास इस तरह का कोई तराजू नहीं है कि हम एटम को वेट कर सकें, क्योंकि एटम है ही इतना छोटा पार्टिकल, वो तो हमें नज़र नहीं आता। तो अब फिर साइंटिस्ट ने एक हल निकाला इसका, उन्होंने एक टर्म निकाल दी, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, ये एक टर्म उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी।
अब इसका क्या मतलब है रिलेटिव एटॉमिक मास का? इसको आपने इस तरह समझना, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। एग्जांपल से आपने समझना है, मगर इस तरह होता नहीं है जो मैं एग्जांपल दूंगा, बस मैं आपको समझाने के लिए दूंगा। रिलेटिव का मतलब होता है मुआवजा करना। क्या होता है? मुआवजा करना। अच्छा, मुआवजा अब क्या करना होता है मैं बताता हूँ। समझ लेके इस तरह का हमारे पास एक तराजू है। अब हमने मैग्नीशियम एटम का वज़न करना है, एक मैग्नीशियम एटम का वज़न करना है। तो हमने एक तराजू के हिस्से में ये मैग्नीशियम एटम रख लिया, दूसरी तरफ हमने किसी कार्बन एटम रख दिया। कौन सा? कार्बन एटम। कौन सा एटम रख दिया? कार्बन। तो एक तरफ जिसका हमने वज़न करना था मैग्नीशियम, उसको रख दिया, दूसरी तरफ कार्बन एटम रख दिया। अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि कार्बन एटम को एक स्टैंडर्ड बना दिया। स्टैंडर्ड मतलब कि इससे हम दूसरी चीज़ों का मुआवजा करेंगे, दूसरे एटम का इनसे मुआवजा करेंगे। जिस तरह हम सब्ज़ी लेने चाहिए तो उसने एक तरफ यहाँ पर वट्टे रखे होते हैं, वो वट्टा उस सब्ज़ी को तोलने के लिए स्टैंडर्ड है। मतलब अगर हमने 1 किलो लेना है तो वो 1 किलो का वट्टा यहाँ पर रखता है, और 1 किलो हमें यहाँ पर सब्ज़ी जब रखता है तो वो जब बराबर हो जाते हैं तो हमें 1 किलो सब्ज़ी तोड़ कर दे देता है। इसी तरह हमने जो साइंटिस्ट ने जो है वो कार्बन को स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। वो कार्बन के एटम को एक तरफ रखते हैं और दूसरे एटम को जिसका हमने मैस मेजर करना होता है उसको एक तरफ रखते हैं, और फिर देखते हैं कि ये बराबर कब आएंगे। तो जब हमने मैग्नीशियम को रखा तो मैग्नीशियम को रखने के बाद क्या हुआ कि जब एक मैग्नीशियम का एटम एक तरफ था और दूसरी तरफ 2 कार्बन के एटम थे, तो फिर ये तराजू बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया समरात के फिर जब जो एक मैग्नीशियम के एटम का मैस है वो कार्बन के 2 एटम के बराबर है, और साइंटिस्ट ने जो कार्बन के एटम को जो मैस दिया ना वो दिया था 12। उन्होंने अपनी तरफ, जैसे यहाँ पे हमने अभी पीछे भी देखा ना कि इसमें 12 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो इसलिए इसको मैस 12 दे दिया, अपनी तरफ से 12 मैस दे दिया। अब देखो, अगर एक कार्बन एटम का उन्होंने 12 मैस दिया तो यहाँ पर 2 कार्बन है, तो 12 + 12 कितने हो गए? 24। मतलब यहाँ पर 24 वजन है, तो ये इसके बराबर है, तो मतलब यहाँ पर भी कितना वजन होगा? 24। मतलब मैग्नीशियम के एक एटम का मैस कितना निकाल लिया हमने? 24। और ये किस तरह हमने निकाला? ये हमने निकाला इस कार्बन एटम के साथ मुवाजना करके। तो ये वाला जो एटम हमने ये वाला जो मैस हमने निकाला मैग्नीशियम का 24, इसको हम कहेंगे रिलेटिव एटॉमिक मैस। रिलेटिव का मतलब होता है मुवाजना करना। तो हमने मैग्नीशियम का मुवाजना किया कार्बन से और उसका मैस निकाल दिया। तो रिलेटिव एटॉमिक मैस की डेफिनेशन कैसे बनेगी? ये ऐसे बनेगी कि हम किसी भी एटम का मैस फाइंड करते हैं कार्बन के एटम से कंपेयर करके। ठीक है जी। इट इज़ द मैस, रिलेटिव एटॉमिक मैस इज द मैस ऑफ एन एटम। ये एक एटम का मैस है, ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के एटम का मैस है, एज कंपेयर्ड करके टू द मैस ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। एक एटम के मैस से कंपेयर करके, जो कि एटम का मैस हमने कितना लिया है? टेकन एज 12। एटम का मैस, कार्बन का मैस हमने, कार्बन का मैस कितना लिया है? 12 लिया। कार्बन के एक एटम का मैस 12 लिया, जो अभी हम नीचे भी गया 12 + 12 24। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी थी। अब आपने यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि साइंटिस्ट ने शुरू में ये कार्बन की जगह पे हाइड्रोजन को भी स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ किया था, मगर उसके बाद कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से उन्होंने फिर कार्बन को स्टैंडर्ड यूज़ कर दिया, हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड नहीं किया था। ठीक है। अब हाइड्रोजन का एक और बात आप याद रखें, एक तो ये हाइड्रोजन वाली थी। ठीक है, पहले हाइड्रोजन में इनिशियली तौर पर हाइड्रोजन को यूज़ किया था। इनिशियली तौर पर, इनिशियली का मतलब होता है शुरू में। अब कार्बन के बारे में आपने एक और बात याद रखनी है। कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे अभी। कार्बन 12, 13 और 14। इन तीनों में से जो हमने कार्बन 12 जो है उसको यूज़ किया था यहाँ पर स्टैंडर्ड के तौर पर। ये भी आपने याद रखना है, कार्बन 12 को हमने स्टैंडर्ड के तौर पर यूज़ किया था। ये भी MCQ आया हुआ है। ठीक है। अब देखें कि हम बाहर से अगर कोई सौदा लेने जाते हैं तो वो हमें बताता है कि ये जो सौदे का मैस है वो 12 किलोग्राम है या 24 किलोग्राम है। अब ये जो हमने रिलेटिव एटॉमिक मैस निकाला, इसका यूनिट क्या होगा? वो जो किलोग्राम होता है ना, 12 किलोग्राम आपको बताता है सौदे का मैस।
वो किलोग्राम उस मैस का यूनिट होता है, वो हमें मैस बता रहा है कि ये किलोग्राम में है। अब ये जो मैस हमने निकाला है रिलेटिव एटॉमिक मैस मैग्नीशियम का, ये इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होता है AMU, एटॉमिक मैस यूनिट। यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, इसका यूनिट क्या होता है? एटॉमिक मैस यूनिट, AMU, ठीक है। अब AMU की अगर हम डेफिनेशन करें तो वो क्या बनेगी? तो AMU एटॉमिक मैस यूनिट, इसकी डेफिनेशन। अच्छा, इसकी डेफिनेशन से पहले आपने ये वाली कैलकुलेशन देखनी है, इससे आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। अभी हमने देखा कि एक कार्बन के एटम का मैस कितना है? 12। तो हमने लिख दिया एक कार्बन एटम का मैस 12 AMU है, ठीक है। AMU इसका यूनिट है, वो भी हमने लिखा, ठीक है। अब अगर मैं इस 12 को उठाकर इधर ले आऊँ और इस 1 से डिवाइड कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा? 1/12 कार्बन एटम, और ये इक्वल हो जाएगा 1 AMU। तो एक AMU किसके बराबर आ गया? 1/12 मैस ऑफ कार्बन एटम। मतलब एक कार्बन एटम के 1/12वें हिस्से का जो मैस है वो 1 AMU के इक्वल होता है। तो यही डेफिनेशन है इसकी। इट इज़ 1/12 ऑफ द मैस ऑफ 1 कार्बन एटम। 1 AMU क्या है? एटॉमिक मैस यूनिट इज 1/12 ऑफ द मैस ऑफ 1 कार्बन एटम। ये भी MCQ आया हुआ है कि वो आपको MCQ में कहता है व्हाट इज़ AMU, व्हाट इज़ एटॉमिक मैस यूनिट। तो ऑप्शन में नीचे उसने 3-4 ऑप्शन दी होती है, उनमें से एक ऑप्शन ये होती है इट इज़ 1/12 ऑफ द मैस ऑफ 1 कार्बन एटम। ये मैं MDCAT एंट्रीज टेस्ट के MCQ बता रहा हूँ, ठीक है। अब चलते हैं आगे कुछ इसकी कैलकुलेशन के पास कि जो AMU आ गया है इसको, अब हमें अगर ये AMU आ गया, अब हमें तो मैथ्स ये कैलकुलेशन तो हम AMU में थोड़ी करेंगे। अगर हमें किसी एटम्स की आगे जाकर कैलकुलेशन करनी है तो उसे हम ग्राम में या किलोग्राम में जो स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो AMU को अगर हमने ग्राम में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, 1 AMU इज़ इक्वल टू 1.661 10⁻⁻24 ग्राम। ये इसके लिए कन्वर्जन फैक्टर है। ये आपने वैल्यू याद रखनी है, MCQ आया हुआ है ये, ठीक है। अब ये है कि अगर हमें इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए ग्राम की जो वैल्यू होती है उसको 1000 से डिवाइड करना होता है। दोबारा सुने, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए ग्राम की वैल्यू को 1000 से डिवाइड करना होता है। तो हमने ये जो ग्राम की वैल्यू थी 1.661 10⁻⁻24, इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, ये 1000 से। अब 1000 से डिवाइड किया, ये 1000 जो है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 10⁻3, क्योंकि 3 0 है ना, तो 10⁻3 भी लिख सकते हैं। तो ये जो 10⁻3 है ये नीचे या बटे की जो जब ऊपर जाएगी तो 10⁻³ हो जाएगी। ऊपर जाकर यहाँ पर जब जाएगी तो 10⁻³ और ये जब 10⁻³ और 10⁻⁻24 आपस में प्लस होंगे तो 10⁻27 हो जाएगी। मतलब 1 AMU को अगर किलोग्राम में लिखे तो वो 10⁻27 में आएगा, बाकी 1.661 वैसे ही, ठीक है। अब अगर एक और इसकी कन्वर्जन है कि अगर हमने ग्राम को मिलीग्राम में लिखना हो, मिलीग्राम में, तो फिर क्या है? तो मिलीग्राम में लिखने के लिए, ग्राम को मिलीग्राम में करने के लिए ग्राम की जो वैल्यू है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमने ये ग्राम की जो वैल्यू थी ये वाली, उसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये 1000 को मैंने अभी भी बताया कि 10⁻3 लिख सकते हैं। ये 10⁻3 और -24 ये क्या हो जाएंगे? माइनस होंगे, तो माइनस होकर -21 आ जाएगा। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.661 10⁻⁻21 मिलीग्राम। ये हमारे पास 3 कन्वर्जन आ गई, किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम। आपने तीनों याद रखनी है। इसी से एक क्वेश्चन है हमारे पास, 1 AMU इज इक्वल टू डैश किलोग्राम। एक AMU कितने किलोग्राम के बराबर होता है? तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा 1 AMU किलोग्राम -24 के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखें -24 कौन सी ऑप्शन में है? -27 के, सॉरी, तो ये -27 C वाली ऑप्शन में है, ठीक है जी। इसके अलावा जो है अगर आप देखें -24 किलोग्राम ये भी नहीं ठीक, -21 किलोग्राम ये भी नहीं ठीक। यहाँ पर अगर मैं कर दूँ यहाँ पर -21 मिलीग्राम तो ये ठीक है।
और यहाँ पर मैं -24 ग्राम कर दूँ, इसको रेज कर दूँ तो ये भी ठीक है। मगर हमें उसने किलोग्राम में पूछा तो वो सिर्फ सी वाली ऑप्शन ठीक है, बाकी सब गलत है। एक और इसमें से सवाल करते हैं, आपने आंसर इसका करना है। अच्छा सवाल है, द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, एक हाइड्रोजन एटम का जो मास है रिलेटिव एटॉमिक मास वो है 1.008 AMU, ठीक है। इट्स मास इन किलोग्राम, इसका मास किलोग्राम में कितना होगा, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर देखा है कि अगर हमने AMU को ग्राम में किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास ये रिलेशन है 1 AMU इज इक्वल टू 1.661 10⁻27 किलोग्राम। हम इस रिलेशन को यूज़ करके इसको कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 AMU इज इक्वल टू 1.661 10⁻27 किलोग्राम। अब देखो, अब मैं अगर ऐसे करूँ कि 1 AMU है, अगर मैं ये 1 के साथ ये 1.008 मल्टीप्लाई करूँ तो मैथमेटिक्स का रूल है, अगर आप इक्वेशन के एक साइड पे किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हो तो दूसरे साइड पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ इसको 1.008 AMU इसको इस 1 से, तो यही आएगा ना 1.008 AMU 1 मल्टीप्लाई करो तो यही आएगा 1.008। और इधर अगर मैंने इस वाली साइड पे मल्टीप्लाई किया तो इस वाली साइड पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर भी 1.008 को 008 मल्टीप्लाई 1.661 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पर 1.008 AMU किसके बराबर हो गया, 1.008 मल्टीप्लाई 1.661 10⁻27 किलोग्राम, मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ये ऑप्शन कौन सी है, बी वाली। सी वाली में डिवाइड हो रहे हैं वो नहीं होगी, ए वाली में तो -24 है, ये भी नहीं होगी, 27 आना चाहिए था, डी तो वैसे नन है तो वो नहीं है। इसके अलावा एक MCQ दिया देखें, ये MD-CAT UHS का MD-CAT जो है वो 2019, 23 और 18 इन सब में आया हुआ है। इसके अलावा भी 1-2 में आया हुआ है। द बेस्ट स्टैंडर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए जो बेस्ट स्टैंडर्ड है वो कौन सा है। तो अभी मैंने पीछे बताया था कि शुरू में तो हाइड्रोजन भी यूज हुआ है स्टैंडर्ड, मगर जो बेस्ट स्टैंडर्ड है वो, ये देखें मैंने यहाँ पे बताया था हाइड्रोजन भी यूज हुआ है, मगर जो बेस्ट स्टैंडर्ड है वो कार्बन है। इसकी भी 2-3 वजह है, मगर वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं बता देता हूँ। तो पहले देख लेते हैं कार्बन, ये नियोन 20 ये नहीं है, कार्बन 13 नहीं है। अभी मैंने पीछे बताया था कार्बन 12 जो है वो यूज होता है, तो सी वाली ऑप्शन, न्यूक्लियस नंबर ये भी नहीं होगा, सी वाली ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, कार्बन के यूज़ होने की वजह ये है कि एक तो ये अबंडेंस में होता है, अबंडेंस से मुराद कि इसकी मिकदार ज़्यादा है और हाइड्रोजन की मिकदार कम थी, और एक ये लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव, हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो दूसरों से रिएक्शन कर जाता है। तो इसको स्टैंडर्ड के तौर पर लेने की ये दो खास वजह है, ठीक है। अब कुछ हम एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास है उनकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं। कुछ जो मतलब जो हमने एटम्स का मास निकाला कार्बन को कंपेयर करके, उनमें से कुछ की एग्जांपल क्या है जो हमारी बुक में लिखी हुई है। एक है हाइड्रोजन की एग्जांपल कि हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है, 1.008 AMU यूनिट होता है ना रिलेटिव एटॉमिक मास का। ऑक्सीजन का 15.09, जिसको हम रफली 16 भी ले लेते हैं AMU। नियोन का 20.108 AMU, क्लोरीन का 35.5 AMU, कॉपर का 63.5 AMU, यूरेनियम का 238 AMU। अब आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ दी है ना, ये रिलेटिव एटॉमिक मास की, ये इनको हम ये तकरीबन एवरेज एटॉमिक मास है, हम आगे जाके पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। मगर आप मान लें कि ये रिलेटिव एटॉमिक मास की ही जो है वो एग्जांपल्स भी हैं, इनको हम रिलेटिव एटॉमिक मास भी कह देते हैं। अब कुछ और टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उसको भी पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे जाकर जब आप कंसेप्ट ऑफ मोल्स पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर जाकर आपको तंग करेंगे, तो फिर आपको वहाँ पर कंसेप्ट ऑफ मोल समझ नहीं आएगा। तो उससे पहले आपको इसको समझना ज़रूरी है।
ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास तो आपने अभी देख लिया कि एटम का मास, और रिलेटिव एटॉमिक मास को ही हम एटॉमिक मास ही कहते हैं। एटॉमिक मास ग्राम, ग्राम जिसके पहले लग जाए उसका मतलब होता है कि उसको उसकी वैल्यूज़ को ग्राम में लिखना। तो ग्राम एटॉमिक मास का सिंपली मतलब है कि जो एटॉमिक मास है उसको ग्राम में लिख दें। एटॉमिक मास इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। मतलब जब हम किसी एटम का मास ग्राम में लिख दें तो उसको हम कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास। यहाँ पे देखें ना, हमने रिलेटिव एटॉमिक मास किस में लिखा था, AMU में, ये AMU में लिखा था ना, तो AMU में लिखेंगे तो वो रिलेटिव एटॉमिक मास, अगर ग्राम में लिखेंगे तो वो ग्राम एटॉमिक मास। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन का 1.008 AMU लिया था, तो ये इसका रिलेटिव एटॉमिक मास। और इसी को मैं अगर 1.008 ग्राम लिख दूँ तो ये इसका ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। इसी तरह क्लोरीन का यहाँ पे मैंने 35.5 AMU लिखा था रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको मैं लिख दूँ 35.5 ग्राम तो ये इसका ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। इसी तरह मैंने कॉपर का यहाँ पर 63.5 AMU लिखा था रिलेटिव एटॉमिक मास, और कॉपर का अगर मैं 63.5 ग्राम लिख दूँ तो ये इसका ग्राम एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का यहाँ पर 16 AMU लिखा था, ये रिलेटिव एटॉमिक मास है। ऑक्सीजन को अगर मैं लिख दूँ 16 ग्राम तो ये इसका ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। तो ये आपने ये याद रखना है कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ये आगे जाके आपको यूज़ होगा नंबर ऑफ मोल्स में। इसके बाद फिर एक और टर्मिनोलॉजीज आ जाती है, एक टर्म है मॉलिक्यूलर मास। क्या है मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास के नाम से पता चल रहा है कि किसी एक मॉलिक्यूल का मास, पीछे जो हमने पढ़ा वो एक एटम का मास था ना, रिलेटिव एटॉमिक मास। जिस तरह ये ऑक्सीजन एक ही एटम था, एटम और मॉलिक्यूल में आपको फ़र्क पता होगा। ऐसे ही सब्सटेंस जिसमें एक ही एटम हो, या देखो इसमें एक ही एटम है, एक ही तरह के एटम, तो वो एटम होता है, किसी छोटा पार्टिकल होता है उसका, ठीक है। और मॉलिक्यूल ये देखो इसमें दो तरह के एटम होंगे, या फिर मॉलिक्यूल इस तरह के भी हो सकता है, और वो मतलब सेम तरह के एटम का भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें डिफरेंट एटम ही हो, मगर जो मॉलिक्यूल और एटम में थोड़ा फ़र्क होता है वो आपको समझना चाहिए। वो मैं कभी फिर समझाऊंगा, या फिर आपको अगर आता तो वेल एंड गुड है। मॉलिक्यूल क्या होते हैं कि ये देखो, ये हाइड्रोजन वाटर का एक मॉलिक्यूल है। अब इसका अगर हमने मास निकालना है तो जो उसका मास निकलेगा वो मॉलिक्यूलर मास होगा, ठीक है। तो इट मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इट इज़ द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल का मास होता है। जिस तरह वाटर का अगर मैंने मास निकालना हो तो ये हमें पता है कि अभी हमने पीछे पढ़ा हाइड्रोजन का एक एटम का मास 1.008 होता है, तो मैं हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 ही ले लेता हूँ रफली, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, अभी हमने देखा यहाँ पर 16, तो एक ऑक्सीजन का 16, तो ये कितना आ जाएगा 2 × 1 2 + 16 18, तो 18 AMU जो है वो वाटर का मॉलिक्यूलर मास होगा। तो मॉलिक्यूलर मास के लिए हमने क्या करना होता है, सिर्फ जो एटॉमिक मासेस होते हैं उनको प्लस करके आपस में प्लस कर देना, मतलब प्लस करके आप उनको सोल्व कर लेना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालूं, मॉलिक्यूलर मास, तो कार्बन का 12 होता है, अभी हमने पीछे देखा, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और 2 ऑक्सीजन है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 12 + 16 × 2 32 और 12 44 AMU, 44 AMU कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास हो गया, ठीक है। या इसको मैं अभी रेज कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमने ये HNO3 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। HNO3 एक मॉलिक्यूल है, नाइट्रिक एसिड, इसमें हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, इसके साथ कोई हाइड्रोजन के साथ कोई नंबर नहीं है, मतलब हाइड्रोजन एक ही है, तो हम इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे। नाइट्रोजन का मास होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 3 × 16, 1 + 14 + 16, 3 × 16 48, इनको अगर आप प्लस करेंगे तो 63 आएगा। तो 63 AMU जो है वो किसका मॉलिक्यूलर मास है, नाइट्रिक एसिड का। इस तरह आपने नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ये सारे आगे जाके आपको मॉलिक्यूलर वो मोल्स में यूज़ होंगे, मोल्स के कंसेप्ट में। कैल्शियम कार्बोनेट का अगर निकालें, एक कैल्शियम के एटम का होता है 40, एक कार्बन के एटम का होता है 12, और ऑक्सीजन का आपको पता ही है 16 होता है, और 3 ऑक्सीजन है तो 3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ये आपके पास आ जाएगा 40 + 12 +
3 इंटू 16 कितना हो गया, 3 इंटू 16 48, तो 48 ये आपके पास आ जाएगा 100 AMU, ठीक है 100 AMU। तो 100 AMU किसका मॉलिक्यूलर मास है, कैल्शियम कार्बोनेट का। अब ये हमारे पास हो गया मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, आपको अगर आए कि इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है तो आप निकाल लेंगे, ठीक है, किसी भी कंपाउंड का अगर आ जाए, किसी भी मॉलिक्यूल का। अब एक होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो सिंपली वही हमने पीछे क्या किया था, उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया था। अब ये जो मॉलिक्यूलर मास आए हैं इनको अगर हम ग्राम में लिख दें, ये AMU में आए हैं, ठीक है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस AMU में आए हैं, ठीक है। और अगर हम इनको ग्राम में लिख दें तो वो क्या होगा, वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो मास ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो जिस तरह यहाँ पर वाटर का 18 AMU मास आया था, तो अगर मैं 18 AMU की जगह पे 18 ग्राम लिख दूँ तो वो क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और अगर इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का 44 AMU मॉलिक्यूलर मास आया था, तो इसको अगर मैं 44 ग्राम लिख दूँ तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड का 63 AMU आया था, इसको अगर मैं 63 ग्राम लिख दूँ तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का 100 AMU आया था, इसको अगर मैं 100 ग्राम लिख दूँ तो ये मोलर मास हो जाएगा, और वो सॉरी ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, ठीक है। ये सारी इसकी टर्मिनोलॉजी थी। अब एक और बात आप याद रखनी है कि ये जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, यही ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम मोलर मास भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलर मास भी कहते हैं। तो ये आपने बात याद रखनी है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को ही हम मोलर मास भी कहते हैं। तो अगर मैं आपको कहूँ कि 18 ग्राम वाटर, तो मतलब ये वाटर का मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास बता रहा हूँ, ठीक है। मोलर मास होता क्या है ये आप याद रख लें, आगे जाकर मैं बताऊँगा। किसी 1 मोल सब्सटेंस का, 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होता है उसे हम मोलर मास कहते हैं, ठीक है जी। 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होता है उसे हम मोलर मास कहते हैं। तो मतलब ये जो 18 ग्राम वाटर है, 18 ग्राम जो मास है वाटर का, उसे हम मोलर मास भी कहते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर वाटर 18 ग्राम हो तो वो मोलर मास के इक्वल होता है। और मोलर मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, 1 मोल का मास। तो मतलब 18 ग्राम वाटर 1 मोल के इक्वल भी है, 1 मोल के इक्वल भी है। ये बातें हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी हमने यहाँ पर एटॉमिक मास का कंसेप्ट सीखा है जी। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आइसोटोप्स का। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, इसको समझने से पहले आपने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को देखना है। डाल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी दी थी जिसके बहुत ज़्यादा पास्टुलेट्स थे। उनमें से एक पास्टुलेट था ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक, मतलब जो एक एलिमेंट के सारे एटम हैं वो अलाइक मतलब एक जैसे होंगे। क्या होंगे, एक जैसे। जिस तरह अगर कोई ऑक्सीजन एलिमेंट है तो ऑक्सीजन के सारे एटम आपस में एक जैसे होंगे, उनके सारी प्रॉपर्टीज आपस में एक तरह की होंगी। हाइड्रोजन के कोई आइसोटोप्स हैं, एटम हैं, तो वो सारे के सारे आपस में एक तरह के होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज एक तरह की होंगी। मगर जब हमने हाइड्रोजन गैस को देखा तो उसमें हमें तीन तरह के एटम्स नज़र आए, ठीक है। 3 तरह के कैसे नज़र आए, एक पहला एटम हमें देखा, उसमें हमने न्यूट्रॉन उसमें कोई नहीं थे, प्रोटॉन 1 थे। दूसरा हमने एटम देखा, उसमें न्यूट्रॉन 1 थे, प्रोटॉन भी 1 थे। एक और हमने तीसरा एटम देखा, उसमें न्यूट्रॉन 2 थे, प्रोटॉन 1 थे। तो ये सारे जो एटम थे वो हाइड्रोजन में प्रेजेंट थे। अब इसको देखने से पहले आप लोग ये समझें, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। जैसे कि इसका ये वाले पहले वाले एटम का देखो तो इसमें 1 प्रोटॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 होगा। और 1 एटॉमिक नंबर को हम सिंबल के नीचे वाली साइड पे लिखते हैं। यहाँ पर इसमें भी 1 प्रोटॉन है, एक ही प्रोटॉन है, तो इसमें हमने नीचे सिंबल वाली साइड पे 1 लिख दिया। इसमें भी 1 प्रोटॉन है, तो हमने सिंबल के नीचे इसका एटॉमिक नंबर लिख दिया। अब मास नंबर क्या होता है कि ये जो न्यूट्रॉन्स है ना, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, इनको प्लस करने से जो नंबर आता है वो मास नंबर होता है। मास नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स
मैच नंबर के इक्वल होते हैं। जिस तरह इसमें 0 न्यूट्रॉन थे, उसको हमने प्लस कर दिया 1 प्रोटॉन से, तो ये आ गया 1। ठीक है, तो मैच नंबर कितना हो गया 1। तो इसका हमने मैच नंबर ऊपर वाली साइड पे लिख दिया। इसका क्या आएगा 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, 1 + 1 2 मैच नंबर, तो 2 ऊपर हमने लिख दिया। और इसका क्या आएगा 2 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन 3, तो 3 हमने इसका मैच नंबर ऊपर लिख दिया। और ये ऊपर वाले जो है वो क्या है मैच नंबर, नीचे वाले क्या है एटॉमिक नंबर। ठीक है जी, नीचे वाले एटॉमिक नंबर है। अब इन तीनों एटम में देखो तो आपको मैच नंबर जो है वो डिफरेंट नज़र आ रहे होंगे और एटॉमिक नंबर सेम नज़र आ रहे होंगे। तो ऐसे एटम जिनका मैच नंबर डिफरेंट हो और एटॉमिक नंबर सेम हो, उन्हीं को हम आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है जी, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ये सेम ही एलिमेंट, मतलब ये तीनों हाइड्रोजन एलिमेंट के सेम ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट डिफरेंट मैच नंबर। ठीक है जी, ये अगर आपको आता है इस तरह के कोई कंसेप्ट बेसिक्स, तो आप आगे जाके वीडियो को आगे से देख सकते हैं जहाँ से आपको अच्छी लगे, मतलब जहाँ से आपको चाहिए हो कंसेप्ट। ये मैं थोड़े से बेसिक से समझाऊंगा ताकि जिनको नहीं आता वो समझ लें। अब ये तो हमने डेफिनेशन इसकी कर ली। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक ये वाला प्रोटियम, एक जिसमें H21 हो वो ड्यूटियम, और एक जिसमें H31 हो वो ट्रिटियम। ये आपने याद रखना है। अब इनमें सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस क्या हैं, मतलब ये तीनों जो प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम है, इनमें क्या क्या एक जैसी चीज़ें हैं और क्या क्या डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, सिमिलैरिटीज़ क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है इनमें। देखें इनका एटॉमिक नंबर 1 1 1 सेम था। अब देखें सब में प्रोटॉन 1 1 1, प्रोटॉन भी सब में सेम है। सब में देखें तो इलेक्ट्रॉन, अब देखो आपको पता है कि जितने ही प्रोटॉन हो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन है, अगर प्रोटॉन सेम है तो इनमें इलेक्ट्रॉन के नंबर भी सेम होंगे। अब फिर है केमिकल प्रॉपर्टीज़। अच्छा, अब देखो H11 की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ वो क्या आएगी 1s1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है उसमें। H21 इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी भी आएगी 1s1। H31 क्या है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी आएगी 1s, H31 का 1s1। तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है सेम है। तो अगर तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो हम कह सकते हैं तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड होती है। अगर केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है अगर, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। अच्छा, डिसिमिलर इनमें क्या चीज़ें हैं, इन सब में डिसिमिलर इनमें है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनमें डिसिमिलर है, मैस नंबर इनमें डिसिमिलर है, और फिजिकल प्रॉपर्टी डिसिमिलर। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किस तरह, यहाँ पे देखें इनमें 0 न्यूट्रॉन था, एक में 1 था, एक में 2, तो इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है। मैच नंबर डिफरेंट है, अभी हमने देखा इसमें 1 था, इसमें 2 था और इसमें 3 था। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो डिफरेंट ही होंगी, क्योंकि देखो अब इनका मैच भी चेंज हो गया ना, न्यूट्रॉन अगर बढ़ रहा है तो मैच भी बढ़ रहा है, तो इनका मैच नंबर चेंज है, तो मतलब इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होंगी। इसी से रिलेटेड कुछ सवाल करते हैं हम। ये MDCAT में सवाल आया हुआ है, विच 2 एलिमेंट्स आर आइसोटोप्स, इनमें से कौन से दो एलिमेंट हैं वो आइसोटोप्स हैं, तो आपने देख के बताना है। अब आपको पीछे ही अभी हमने पढ़ा है कि आइसोटोप्स का जो एटॉमिक नंबर है, ये नीचे वाला, ये वाला वो सेम होना चाहिए और मैच नंबर डिफरेंट होना चाहिए। पहले तो देखो एटॉमिक नंबर सेम किसका है, इनका तो ये देखो 6 और 7 ये डिफरेंट है, ये नहीं आंसर हो सकता। 9 और 10 ये भी डिफरेंट है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसका 8 और 8 ये आंसर हो सकता है, मगर अभी देखते हैं ये है कि नहीं। और इसका भी 8 और 8 ये भी आंसर हो सकता है, अभी इसको भी देखते हैं। पहली ऑप्शन थी एटॉमिक नंबर सेम, दूसरी थी मैच नंबर डिफरेंट। इसमें देखो तो मैच नंबर 16 और 16 सेम है, तो डिफरेंट होना चाहिए, ये भी नहीं आंसर हो सकता। इसके देखो तो मैच नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम, तो ये आंसर पक्का डी वाला। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, आइसोटोप्स आर, आइसोटोप्स क्या है, केमिकली सिमिलर, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या सिमिलर होती हैं। हाँ, अभी हमने पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं इनकी। केमिकली डिसिमिलर नहीं, केमिकली तो सिमिलर होते हैं। फिजिकली सिमिलर नहीं, फिजिकली डिसिमिलर होते हैं। तो ए वाली ऑप्शन ठीक है, केमिकली ये सिमिलर होते हैं। अच्छा, अब इससे रिलेटेड कुछ और टर्म्स हैं, हमने वो पढ़नी है। ठीक है, एक है आइसोबार्स।
आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो मगर मैस नंबर डिफरेंट हो। मगर आइसोबार्स वो होते हैं जिनका सेम मैस नंबर हो और डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो, आइसोटोप से उल्ट। ठीक है, इसकी एग्जांपल अगर देखें तो आपको क्लियर होगा। कार्बन 14 और नाइट्रोजन 17, इनमें देखो तो दोनों का मैच नंबर 14 और 14 बराबर है और दोनों का जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है। तो इस तरह के आइटम्स को हम कहेंगे वो आपस में आइसोबार्स है। कैल्शियम का अगर देखें, कैल्शियम 40 और आर्गोन 40, इनका मैच नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर 20 और 18 डिफरेंट है, तो ये भी आइसोबार्स है। एक और टर्म्स है और इसमें से ज़्यादा एमसीक्यूज आए हुए हैं। ठीक है जी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। कोई भी आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन। स्पीशीज का मतलब होता है आयंस, मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स। कोई भी आयंस, मॉलिक्यूल या एटम जिनमें आपस में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसे हम कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं एक दूसरे की। वो हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी डेफिनेशन है, मतलब ऐसे एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहेंगे। इसकी एग्जांपल देखें, नियोन। नियोन में एटॉमिक नंबर इसका 10 होता है, मतलब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 और इसने +2, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं, तो 10 में से 2 निकल गए तो बाकी 10 रह गए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और -2 का मतलब 2 माइनस का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं, तो 8 इसके पास अपने से, 2 इसने बाहर से लिए हैं, तो टोटल 10 हो गए। दोनों के पास देखो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो तीनों ही आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हुई। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। डैश इज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद K+। कौन सी जो ऑप्शन है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है K+ के साथ? पहले तो देखो K+ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 19 होता है, मतलब 19 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। +1 का मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकालना है। 19 - 1 18 इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। और फॉस्फोरस 3-, इसमें फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15 और 3- का मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हमने बाहर से लिए हुए हैं। 15 और 3 18 इसमें हो गए। ठीक है, 18। और सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16 और -2 का मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हमने बाहर से लिए हैं, तो इसमें भी 18 होंगे। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14 और 4- का मतलब इसने 4 बाहर से लिए हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये भी 18 होंगे। तीनों में 18 इलेक्ट्रॉन है, मतलब तीनों ही K+ की आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। डी ऑप्शन ठीक है। आइसोटोन्स। आइसोटोन्स किनको कहते हैं? आइसोटोन्स हम उन एटम्स को कहते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, मतलब उनके न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम हो मगर उनमें जो डिफरेंट है वो मैस नंबर हो। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो मगर मैस नंबर डिफरेंट हो, जिस तरह ये ऑप्शन है सिलिकॉन। इनमें देखो, इनमें मैस नंबर डिफरेंट है 30, 31 और 32, मगर इनके जब हम न्यूट्रॉन निकालेंगे ना तो वो सेम आएंगे। किस तरह? देखो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। ये मैच नंबर 30 को हमने 14 एटॉमिक नंबर से माइनस करना है, तो 30 - 14 16, 31 - 15 16, 32 - 16 16, तो ये हमारे पास सेम इसके न्यूट्रॉन के नंबर आ गए। ठीक है, तो न्यूट्रॉन नंबर जिसमें सेम हो वो आइसोटोन्स होते हैं। इनकी डेफिनेशन हमारे पास आई हुई है 5 पेपर्स में। जी, तो अब चूँकि हमने पीछे आइसोटोप्स पढ़े हैं और आइसोटोप्स में हमने देखा था कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम। अब इन तीनों आइसोटोप्स के ये जो मैस नंबर थे, मैस नंबर ये 1, 2 और 3, मैस नंबर से मुराद इनका मैस भी जो है वो तीनों का डिफरेंट होगा। तो अब हमें कन्फ्यूजन होगी कि इन तीनों आइसोटोप्स में से हाइड्रोजन एलिमेंट का मैस कौन सा होगा। ठीक है, पीछे तो हमने देखा था ना कि हाइड्रोजन का मैस हमने जो है वो इसका एवरेज एटॉमिक मैस वो 1.008 ले लिया था। तो वो कैसे लिया था? ये तो 1 आ रहा है और ये 2 आ रहा है और ये 3 आ रहा है, तो ये कैसे 1.008 आ गया रिलेटिव एटॉमिक मैस? तो इसी आइसोटोप्स की डिस्कवरी के बाद एक कंसेप्ट डिस्कवर हुआ
एवरेज एटॉमिक मास का। मतलब ये है कि एवरेज एटॉमिक मास में हम सिर्फ एक आइसोटोप्स का मास नहीं इंक्लूड करेंगे, हम क्या करेंगे कि एवरेज एटॉमिक मास के नंबर जो आइसोटोप्स होंगे इसमें क्या करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास में जो नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोटोप्स होंगे उसको उसके मास को मल्टीप्लाई करवा देंगे उनकी रिलेटिव अबंडेंस से। इसको आप एग्जांपल से समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जिस तरह आपने वो मास स्पेक्ट्रोमेट्री के टॉपिक में पढ़ा होगा कि नियॉन, इसके 3 आइसोटोप्स हैं, नियॉन 20, नियॉन 21 और नियॉन 22। इन तीनों आइसोटोप्स की अपनी अपनी रिलेटिव अबंडेंस है कुदरत में, मतलब इनकी जो मिकदार है वो कुदरत में कितनी पाई जाती है। तो नियॉन 20 की 90.92, नियॉन 21 की 0.26 और नियॉन 22 की 8.82। ठीक है, अब ये जो रिलेटिव अबंडेंस है और ये जो इनके मैसेज हैं 20, 21 और 22, इनके ऊपर डिपेंड करता है एवरेज एटॉमिक मास। कैसे डिपेंड करता है अभी देखते हैं। अगर हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है नियॉन का या फिर आप किसी का भी निकालना चाहें तो आपके लिए ये फॉर्मूला है, मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, इसका फर्स्ट आइसोटोप कौन सा है, नियॉन 20, मास ऑफ नियॉन 20 मल्टीप्लाई रिलेटिव अबंडेंस ऑफ नियॉन 20 जो कि 90.92 थी, अभी हमने देखा है, तो उसको प्लस कर देना फिर मास ऑफ नियॉन 21 मतलब सेकंड आइसोटोप के मास से, और मल्टीप्लाई इसको करवाना है सेकंड आइसोटोप के मास को रिलेटिव अबंडेंस ऑफ नियॉन 21 जो कि हमारे पास थी 0.26। इसी तरह प्लस करना है इसको मास ऑफ नियॉन 22 जो कि हमारे पास 22 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करवा देना नियॉन 22 की रिलेटिव अबंडेंस से जो कि है हमारे पास है 8.83। तो ये इन सब को प्लस करके फिर इसको डिवाइड कर देना है 100 से। ठीक है जी, तो इसको अगर नियॉन के लिए सोल्व करें तो नियॉन 20 का मास 20 होता है, रिलेटिव अबंडेंस इसकी 90.92, तो उसको मैंने अबंडेंस को मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस कर दिया इसको नियॉन 21 का मास 21 और इसके रिलेटिव अबंडेंस 0.26, मास ऑफ नियॉन 22 और इसके रिलेटिव अबंडेंस 8.82 और इसको डिवाइड करवा दिया 100 से। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ऑब्वियसली आपसे कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं होगा, मतलब कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व नहीं होगा, थोड़ी मुश्किल हो जाएगी कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व करना। तो आपको ये याद ही करना पड़ेगा कि ये नियॉन का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो कितना आता है 20.18 AMU, क्योंकि ये आपकी बुक की एग्जांपल है और बहुत सारे जो MD कैट के पेपर होते हैं उनमें एग्जांपल्स को एज सच न्यूमेरिकल के तौर पर पेपर में दे देता है एक सवाल, और ये आया भी हुआ है कि नियॉन 21 का नियॉन का जो है एवरेज एटॉमिक मास कितना है, तो वह है 20.18 AMU। इस सवाल को करवाने का मतलब ये है कि इस तरह का अगर आपको कोई सवाल आ गया तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके उसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। ठीक है, ये नियॉन का जो एवरेज एटॉमिक मास है ये UHS में 2024 का जो पेपर हुआ है उसमें आया भी हुआ है कि नियॉन 20.18 AMU इज़ द डैश ऑफ नियॉन, तो ये नियॉन का एवरेज एटॉमिक मास है। तो इस एग्जांपल को समझाने के बाद आपको समझ आ रहा है कि जो एवरेज एटॉमिक मास है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोटोप्स पे और उनकी रिलेटिव अबंडेंस पे। ठीक है जी, इसके साथ साथ नियॉन के साथ साथ आपकी एग्जांपल है बुक में एक और, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन, और उसका दिया था 10.81, ये भी आपको याद होना चाहिए बोरॉन का एवरेज एटॉमिक मास कितना है। इसके अलावा हमने क्लोरीन का पीछे रिलेटिव एटॉमिक मास में मैंने कहा था कि उसका 35.5 AMU है और वो उसका एवरेज एटॉमिक मास है, मगर उसको उसने रिलेटिव एटॉमिक मास में लिखा हुआ था ये क्लोरीन का। बाकी बहुत सारी एग्जांपल्स आप देख लीजिएगा। बोरॉन के मैंने बताना था, बोरॉन के आइसोटोप्स 2 होते हैं, B10 और B11। चलें अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक वैसे तो हमारा ये एटॉमिक मास का टॉपिक ख़त्म हो गया, मगर अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला बनता था, मगर उससे पहले जो है आपको एम्पिरिकल फार्मूला से पहले ये टॉपिक परसेंटेज कंपोजिशन आना चाहिए, क्योंकि ये उसमें यूज़ होगा, और इससे भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आए हुए हैं MD कैट्स के पेपर में। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, इसका मतलब होता है कि परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन कंपाउंड, मतलब एक कंपाउंड में किसी एलिमेंट की कितनी परसेंटेज है वो उसकी परसेंटेज कंपोजिशन होगी। जिस तरह ये वाटर का अगर कंपाउंड है तो इसमें मैं पूछूं कि ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज है,
तो ये ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन होगी। अगर मैं पूछूँ इस वाटर के मॉलिक्यूल में, इस वाटर के कंपाउंड में हाइड्रोजन की कितनी परसेंटेज है, तो वो हाइड्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन होगी। ठीक है, इसको एक सवाल के ज़रिए सोल्व करते हैं जो कि सिंध MDCAT 2023 में आया हुआ है। सवाल ये था, फाइंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। वाटर के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालें। वाटर का पहले फॉर्मूला लिखते हैं H2O। अब किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज निकालने के लिए एक कंपाउंड में आपके पास क्या फार्मूला होता है? फार्मूला ये है कि जिस एलिमेंट की आपने परसेंटेज निकालनी है उसका मैस, एक मॉलिक्यूल में जितना उसका मैस होगा उसको आपने ऊपर रखना पड़ेगा। जिस तरह ये वाटर के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितनी है? ऑक्सीजन 1 है, और 1 ऑक्सीजन, एक ही ऑक्सीजन का मैस कितना होता है? 16, तो हमने ऊपर 16 रख दिया। ठीक है, और नीचे हमने क्या रखना है? टोटल मैस। वाटर का टोटल मैस कितना होता है? 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मैस 1 लेते हैं हम, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, और एक ऑक्सीजन का मैस 16, टोटल कितना हो गया? 18, तो हमने 18 से इसको डिवाइड करवा दिया। ऊपर हमने क्या रखना है? मैस ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। जिस एलिमेंट का हमने परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है उसका मैस हमने ऊपर रखना है और नीचे टोटल मैस रखना है। मल्टीप्लाई इसको करवा देना 100 से। जब इसको हम कट करेंगे तो ये आएगा 2 8 द 16 2 9 द 18, तो 8/9 मल्टीप्लाई 100, 800 से मल्टीप्लाई होगा तो 800/9। जब 800 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरह का आंसर आएगा। 800 को अगर मैं यहाँ पर 80 इसको ले लूँ तो 9 8 द 72, तो 72 लिख लिया। तो यहाँ से जब इसको माइनस किया तो 8 नीचे आ गया, और यहाँ से कैरी लेकर 10 बन गया, 10 में से 2 गया तो 8 नीचे आ गया, 80 फिर आ गया, तो फिर 9 8 द 72, तो इसको फिर माइनस किया तो 8 आ जाएगा आपके पास, और जब 8 आएगा तो इसको यहाँ पे पॉइंट लगाकर 0 लेकर फिर 9 8 द 72, मतलब 88.8% जो है हमारा आंसर आएगा, 88.8%। तो इसका आंसर क्या था? फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, तो इसका आंसर आएगा आपके पास 88.8%। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी के बारे में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये था, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन NH3, अमोनिया। अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है वो कितनी है? ठीक है, तो वही फॉर्मूला है कि NH3 में देखो नाइट्रोजन का मैस कितना है। अब नाइट्रोजन की परसेंटेज फाइंड करनी है ना, जिसकी परसेंटेज फाइंड करनी है उसको ऊपर रखना है, उसके मैस को ऊपर रखना है। नाइट्रोजन, अमोनिया में कितनी है नाइट्रोजन की परसेंटेज? एक ही नाइट्रोजन का एटम है, एक नाइट्रोजन के एटम का मैच कितना होता है? 14, तो हमने 14 को ऊपर रख दिया। टोटल मैच कितना है? नाइट्रोजन का 14 और 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन का मैच 3 हो जाएगा, टोटल 17 हो गया। नीचे हमने 17 लिखा, मल्टीप्लाई 100 करवा दिया, 14 मल्टीप्लाई 100, 1400 डिवाइडेड बाई 17। अब जब इसको हमने 1400 को डिवाइड किया 17 से तो हमारे पास 82.3 आंसर आया। ये आप डिवाइड करके देख लेना इसको इस तरह से, तो 82.3 नाइट्रोजन की परसेंटेज है इस अमोनिया के अंदर। तो इस तरह आप थ्योरेटिकली जो है वो किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज निकाल सकते हैं एक कंपाउंड के अंदर। तो अब हम परसेंटेज कंपोजिशन के बाद पढ़ते हैं एम्पिरिकल फार्मूला को। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, इन दोनों को इकट्ठे ही पढ़ेंगे क्योंकि एक ही जैसी चीज़ है। अच्छा, इसको समझने के पहले ना आप ये समझ लें कि ये एक जो मैंने ले लिया ये एक बेंजीन है, उसका लिक्विड है बेंजीन। अब बेंजीन का जो लिक्विड है उसके अंदर बेंजीन के मॉलिक्यूल तो होंगे ही, क्योंकि हर मैटर जो है वो मॉलिक्यूल या एटम से मिलकर बनी है। ये समझ लो कि ये बेंजीन के मॉलिक्यूल है C6H6 C6H6, ये सारे ये लिक्विड में फैले हुए हैं। ठीक है, अब ये जो लिक्विड के अंदर ये बेंजीन का जो एक मॉलिक्यूल है ना, ये एक जो मॉलिक्यूल है, किसी भी कंपाउंड का जो एक मॉलिक्यूल होता है उस एक मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला होता है ना उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, जिस तरह ये बेंजीन का एक मॉलिक्यूल क्या था, ये वाला हिस्सा C6H6, ये एक मॉलिक्यूल इसका बेंजीन का एक मॉलिक्यूल था। अब ये बेंजीन का जो एक मॉलिक्यूल है ना, इसको हम जिससे रिप्रेजेंट करते हैं C6H6 से, ये क्या है? इसका बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन कैसे करेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि एक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट के। जिस तरह ये बेंजीन का
मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें क्या बता रहा है कि ये बेंजीन के मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में बेंजीन के 6 कार्बन के एटम है और 6 हाइड्रोजन के एटम है। तो ये है हमारा पास मॉलिक्यूलर फार्मूला जो कि हमें बताता है कि एक मॉलिक्यूल में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। इसकी डेफिनेशन दोबारा पढ़ें। इट रिप्रेजेंट्स, ये हमें बताता है द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, असल में जो नंबर ऑफ एटम है डिफरेंट एलिमेंट के प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल में कंपाउंड के। तो ये इसका हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फार्मूला होता है कि जो ये मॉलिक्यूल, ये जो कंपाउंड है, इसके अंदर जो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट के, कौन कौन से एटम हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन। इन कार्बन और हाइड्रोजन के जो एटम्स का नंबर है उनकी रेशो ले लें। जिस तरह यहाँ देखिए अभी इसके कार्बन के 6 नंबर थे, हाइड्रोजन के भी 6, इनकी रेशो लें तो दोनों 6 पे डिवाइड होकर 1 1 आ जाएगा। तो 1 1 आने से इसका कार्बन का भी एक एटम रह गया और हाइड्रोजन का भी एक। तो ये जो अब फॉर्मूला है ना, रेशो लेने के बाद, होल नंबर रेशो लेने के बाद, इस फॉर्मूला को हम कहेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या बताता है? इट इज़ द होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स। ये एटम्स की होल नंबर रेशो है इन एटम्स की, जो कि मॉलिक्यूल के दरमियान मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे। होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट होंगे उनकी अगर हम रेशो ले लें तो वो एम्पिरिकल फार्मूला बन जाता है। ठीक है जी। अब ये पढ़ने से पहले कि एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स जिस तरह के NaCl, आयोनिक कंपाउंड्स, हमें पता है कि आयोनिक कंपाउंड्स का जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो होता है फार्मूला यूनिट। उनका कोई मॉलिक्यूल नहीं होता, उनका छोटा यूनिट क्या होता है? फार्मूला यूनिट। तो चूंकि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, तो आयोनिक कंपाउंड में तो मॉलिक्यूल होता ही नहीं, उसमें तो फार्मूला यूनिट होता है। तो इसलिए जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला वो सब कंपाउंड के लिए नहीं होता, वो आयोनिक कंपाउंड के लिए नहीं होता, वो सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड के लिए होता है। तो आयोनिक कंपाउंड के लिए हमारे पास फार्मूला यूनिट होता है, तो इसलिए आयोनिक कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता। मतलब अगर आपको MCQs आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऑप्शन आपको दिए होंगे CO2, H2O, C6H6 एंड NaCl। ये MCQs आया भी हुआ है और पूछेगा कि इनमें से बताएं किसका एम्पिरिकल फार्मूला है और किसका एम्पिरिकल फार्मूला तो है मगर उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है। तो देखिए इनमें से इन सब का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड है इन तीनों का। D वाले का NaCl का मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होगा क्योंकि ये एक आयोनिक कंपाउंड है। सीधी सी बात है कि आयोनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होगा, उनका सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला होगा। चलें अब चलते हैं कि हम कैसे निकाल सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूला को, और ये बहुत ज़्यादा MCQs पूछे गए हैं पास पेपर में भी और पास पेपर मतलब MDCAT में भी और लाहौर बोर्ड में भी। अच्छा, अब पूछ ये रहा है कि हमने ये बताना है कि हाउ टू फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला। हम किसी एलिमेंट्स का किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला कैसे बता सकते हैं। उसके 4 स्टेप्स हैं। इन चारों स्टेप्स को कैसे मैं आपको समझाऊंगा। मैं सिर्फ यहाँ से आपको एग्जाम्पल को सॉल्व करके दिखाऊंगा। उस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के साथ साथ मैं आपको ये पॉइंट्स बताता जाऊंगा, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से आएगा। पहला पॉइंट क्या है कि पहला पॉइंट है फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट, कि एक कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनकी परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करो। जिस तरह अगर हमने C6H6 बेंजीन का अगर हमने एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें जो एलिमेंट हैं उनकी परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी पड़ेगी। एलिमेंट कौन कौन से हैं? कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो इन दोनों की हमें परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी पड़ेगी अलग अलग। तो हर एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करें जो कि कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। पहला हमारे पास ये स्टेप है। क्वेश्चन देखें, अ सब्सटेंस X हैज़ फाउंड टू कंटेन, एक सब्सटेंस है X जिसका नाम नहीं बताया गया, उसके अंदर जो है वो कार्बन है 72%, हाइड्रोजन है 12%, ऑक्सीजन है 16%,
देन फाइंड इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। तो हमें एम्पिरिकल फार्मूला बताना है। तो पहला स्टेप होता है परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना, वो तो हमें उसने क्वेश्चन में दे ही दी है, हमें फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है जी। तो जब क्वेश्चन में दे दी है तो हमें इसकी पहला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि पहला स्टेप क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना, और ये मैंने पीछे सिखा दिया हुआ है और ये एमसीक्यूज भी आया हुआ है कि एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड करने के लिए पहला स्टेप क्या है, तो वो है परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना। अब दूसरा स्टेप ये है कि ये जो परसेंटेज कंपोजिशन है ना एलिमेंट की, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, इसको इसके मोलर मैस से डिवाइड कर देना। जिस तरह कार्बन की परसेंटेज कंपोजिशन थी 72, इसको मैंने इसके मोलर मैस 12 से डिवाइड कर दिया, जो इसका रिलेटिव एटॉमिक मैस था, ठीक है। 72 को डिवाइड किया इसका रिलेटिव एटॉमिक मैस 12 से। हाइड्रोजन का उसने 12% दी थी, इसको मैंने डिवाइड कर दिया इसके मोलर मैस 1 से। ऑक्सीजन की उसने दी थी 16, तो मैंने ऑक्सीजन के मोलर मैस, ऑक्सीजन की परसेंटेज को डिवाइड कर दिया ऑक्सीजन के मोलर मैस 16 से। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो 12 12 6 72, 6 इसका आ जाएगा, इसका 12 आ जाएगा और इसको डिवाइड करके 1 आ जाएगा। अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं ना हमारे पास 6, 12 और 1, ये हमने निकाल ली एलिमेंट्स के ग्राम एटम्स। मतलब दूसरा स्टेप क्या है कि ग्राम एटम्स को निकालना। तो दूसरा स्टेप क्या है, फाइंड द ग्राम एटम्स। अब ग्राम एटम कैसे निकाले हमने ये परसेंटेज कंपोजिशन को डिवाइड कर दिया इसके मोलर मैस से। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को हमने डिवाइड कर दिया मोलर मैस ऑफ एलिमेंट से, तीनों के, ठीक है। दूसरा स्टेप ये हो गया। तीसरा स्टेप है हमारे पास कि ये जो हमारे पास ग्राम एटम्स आ गए हैं ना, ये ग्राम एटम जो आए हैं 6, 12 और 1, इन ग्राम एटम्स को हमने डिवाइड करना है सबसे छोटे ग्राम एटम से, जो सबसे छोटे ग्राम एटम की वैल्यू है। देखिए हम छोटा कौन सा है, 12, 6, 12 के 1 सबसे छोटा है, तो हमने इन तीनों वैल्यूज़ को 1 से डिवाइड कर देना है। ये हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद क्या वैल्यू आई, 6, 12 और 1। अब ये जो वैल्यू आई है डिवाइड करने के बाद तीसरे स्टेप में इसको हम कहेंगे एटॉमिक रेशो। तो तीसरा स्टेप क्या है, एटॉमिक रेशो फाइंड करना। तीसरा स्टेप है एटॉमिक रेशो फाइंड करना। और ये कैसे करते हैं, ग्राम एटम्स को, ये ग्राम एटम जो आए थे इसको डिवाइड कर दिया हमने लोवेस्ट ग्राम एटम से, जो कि हमारे पास यहाँ पे था 1, तो इससे हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने पे कार्बन क्या आ गया 6, हाइड्रोजन क्या आ गया 12 और ऑक्सीजन क्या आ गया 1। तो फिर इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा C6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 1। जो इसकी वैल्यूज़ आई हैं उनको साथ साथ लिख देना। कार्बन की 6 आई थी, C6 लिख दिया, हाइड्रोजन की 12 और ऑक्सीजन की 1, उसको इस तरह लिख दिया। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या आ गया, C6H12O। तो ये बी ऑप्शन में है, C6 नहीं, बी में नहीं है, बी में ही है, बी C6H12O। तो बी ऑप्शन इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा ना चौथा स्टेप होता है कुछ, वो चौथा स्टेप क्या होता है कि अगर ये जो एटॉमिक रेशो आ रही है ये हमें कोई फ्रैक्शंस में आ जाए, जिस तरह यहाँ पर अगर एटॉमिक रेशो जो है वो आती 3.5, ये कार्बन की 3.5 आती, तो मुझे इस फ्रैक्शंस को ख़त्म करना था, और वो मैं इस तरह ख़त्म करता कि इसको 3.5 को किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करता कि ये फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए। जिस तरह अगर मैं 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा 7, तो मतलब फ्रैक्शंस ख़त्म हो गया, होल नंबर में वैल्यू आ गई। तो अगर मैंने इसको 3.1 कार्बन को, अगर मैंने कार्बन के 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 7 आया, तो मुझे हाइड्रोजन को भी फिर 2 से मल्टीप्लाई करना था, सबको एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना था, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई। तो फिर वो जब मल्टीप्लाई करके क्या आना था, इसका 7, इसका 24 और इसका 2, तो फिर क्या हो जाना था, कार्बन का 7 C7, हाइड्रोजन का 24 H24 और ऑक्सीजन का 2, तो फिर इसका एम्पिरिकल फार्मूला ये आना था। मगर हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है उसी के मुताबिक आपने करना है। चौथा स्टेप जो है वो मल्टीप्लाई बाय अ नंबर, एक नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है अगर ये फ्रैक्शन में आ जाए, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे कि अगर हमें मोलिकुलर फार्मूला फाइंड करना है तो वो कैसे निकालेंगे। मोलिकुलर फार्मूला फाइंड करने के लिए हमारे पास ये रिलेशन है, मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। कि किसी मोलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक तो हमें इसका एम्पिरिकल फार्मूला चाहिए और एक उसमें n की वैल्यू चाहिए। n की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, n इज़ इक्वल टू मोलिकुलर मैस ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मैस। मोलिकुलर मैस जो हमें वो क्वेश्चन में दिया होगा, और एम्पिरिकल फार्मूला मैस हम कहाँ से निकालेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला से। जिस तरह ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आ गया था, इसका अगर मैं एम्पिरिकल फार्मूला मैस निकालूँ तो कैसे निकालूंगा, C6H12O।
तो इसमें कार्बन कितने हैं 6 और एक कार्बन का मास होता है 12, तो 6 × 12 हो गया। और फिर इसमें हाइड्रोजन कितने हैं 12, तो एक हाइड्रोजन का मास होता है 12। फिर इसमें ऑक्सीजन कितने हैं 16। तो इन सब को अगर प्लस करो तो 6 12 72 प्लस 12 प्लस 16, तो ये आपके पास 100 के करीब आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो 100 जो है वो इसका एम्पिरिकल फार्मूला मैच निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरह आपने एम्पिरिकल फार्मूला मैच निकालना है। एम्पिरिकल फार्मूला से मोलिकुलर फार्मूला आपको क्वेश्चन में दिया होगा, आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। अब n की वैल्यू आ गई तो उसको आपने एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास मोलिकुलर फार्मूला आ जाएगा। जिस तरह यहाँ पर इस क्वेश्चन करते हैं उसकी मदद से आपको इसका पता चल जाएगा। अ कंपाउंड हैज़ मोलिकुलर फार्मूला मोलिकुलर मैस, एक कंपाउंड का मोलिकुलर मैस 60 AMU है। इसका एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O। फाइंड इट्स मोलिकुलर फार्मूला, तो उसका मोलिकुलर फार्मूला हमने फाइंड करना है। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या है CH2O। हमने एम्पिरिकल फार्मूला को अगर n से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास मोलिकुलर फार्मूला आ जाएगा। तो पहले हमें n फाइंड करना होगा। n क्या है मोलिकुलर मैस ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मैस। मोलिकुलर मैस कितना दिया है 60, तो हमने n की वैल्यू में ऊपर क्या रख दिया मोलिकुलर मैस 60, नीचे क्या रखना है एम्पिरिकल फार्मूला मैस। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या था CH2O। ठीक है, CH2O इसका एम्पिरिकल फार्मूला था। तो CH2O का एम्पिरिकल फार्मूला मैस क्या आएगा, एक कार्बन है तो 12, 2 हाइड्रोजन है तो 2 मैस, एक ऑक्सीजन है तो 16, प्लस करके 30 आएगा, तो हमने 30 लिख दिया। इसको डिवाइड किया तो 2 आ गया। अब n की जगह पे हम क्या रखेंगे 2, ये n की जगह पे मैंने रख दिया 2, और एम्पिरिकल फार्मूला की जगह पर एम्पिरिकल फार्मूला CH2O। अब ये जो जब 2 अंदर डिवाइड होगा 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो C2 हो जाएगा। कार्बन का जो 2 था हाइड्रोजन का पहले ही 2 था, C2 हो जाएगा। हाइड्रोजन का पहले ही 2 था तो 2 2 4, C2H4 और O भी 2 हो जाएगा। C2H4O2 इसका क्या हो गया मोलिकुलर फार्मूला। तो ये A ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी। अच्छा, इसके अलावा मैं कुछ एक और पॉइंट आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह ये वाला कंपाउंड है एक H2O वाटर, ये इसका वाटर का मोलिकुलर फार्मूला जो कि हमें बता रहा है कि वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम है। अगर मैं वाटर का एम्पिरिकल फार्मूला बनाना चाहूँ तो मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम है इसकी रेशो लेनी पड़ेगी। हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन की 1 है। इसकी रेशो लो तो यही रेशो आएगी, इससे चेंज तो नहीं होगी। मतलब हाइड्रोजन का जो एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला वो सेम है। तो ऐसे कंपाउंड जिनका एम्पिरिकल और मोलिकुलर फार्मूला सेम हो उसके लिए जो n की वैल्यू होती है वो क्या होती है 1 होती है, ताकि यहाँ पर जब हम 1 रखेंगे तो 1 एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई होकर वही रहेगा और मोलिकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला बराबर हो जाएंगे। तो ये MCQs भी आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ n वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, आपने बताना है कि इनमें से किसके लिए n की वैल्यू 1 होगी। CH4, C2H6, C2H4 और C3H6। तो इनमें से देखें ये भी डिवाइड हो सकता है 3 1 3 3 2 6, 2 1 2 2 3 6, 2 1 2 2 2 4, मगर ये डिवाइड नहीं हो सकता, ये वही आएगा। तो इसके लिए जो n की वैल्यू है वो 1 होगी, मतलब एम्पिरिकल और मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा। जी, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ मोल्स। तो मोल्स का कंसेप्ट इसमें हमने लेना है। आपको पता है कि एटम का जो साइज़ है या फिर एटम का जो मैस था हमने पीछे ही कैलकुलेट किया, वो इतना स्मॉल था कि हमने उसके लिए रिलेटिव एटॉमिक मैस को यूज़ किया। तो हमें एटम के लिए एक क्वांटिटेटिव यूनिट चाहिए था। तो हम मोल जो है हमारे पास एक क्वांटिटेटिव यूनिट है, इट इज़ द यूनिट ऑफ क्वांटिटी, मतलब ये एक मिकदार का यूनिट है। अब क्या होता है मोल, ये देखते हैं। A substance containing 6.0 10 की पावर 23 पार्टिकल्स इज कॉल्ड 1 मोल। मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर उसके अंदर इतने 6.0 10 की पावर 23 पार्टिकल्स हुए तो उस सब्सटेंस को हम कह देंगे वो 1 मोल के इक्वल है। ठीक है, ये इसकी सादा सी डेफिनेशन थी। अब कोई भी सब्सटेंस 1 मोल से क्या मुराद है, उसके 1 मोल से क्या मुराद है। जिस तरह हमारे पास कोई अगर एलिमेंट है, मिसाल के तौर पर हमारे पास कार्बन एलिमेंट है। कार्बन एलिमेंट के अंदर अगर 6.0 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन हुए तो तब हम उस कार्बन को 1 मोल कह देंगे। ठीक है जी। और अगर हमारे पास कोई कंपाउंड हुआ, जिस तरह हमारे पास वाटर एक कंपाउंड है,
और अगर उस कंपाउंड में 6.010 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हुए तो तब हम उस वाटर को 1 मोल कह देंगे। ये आपने ध्यान में रखना है। हमने एलिमेंट के केस में एटम्स की बात की कि अगर उसमें इतने एटम्स हुए, और मॉलिक्यूल्स के केस में हमने कंपाउंड्स के केस में हमने मॉलिक्यूल्स की बात की। और अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस अगर आयोनिक कंपाउंड हुआ जैसे कि NaCl है, और अगर उस आयोनिक कंपाउंड में 6.010 की पावर 23 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl हुए तो तब हम उस आयोनिक कंपाउंड को कह देंगे वो 1 मोल है। और अगर हमारे पास कोई आयंस है और उस आयंस में हमारे पास 6.010 की पावर 23 आयंस हुए तब हम उसको कह देंगे वो भी 1 मोल है। ठीक है, तो मतलब ये है कि हमारे पास ये डेफिनेशन में जो पार्टिकल का लफ्ज़ है ना, इस पार्टिकल से मुराद हमारे पास 4 चीज़ें हैं: एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फॉर्मूला यूनिट्स और आयंस। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास सब्सटेंस कौन सा है। अगर हमारे पास सब्सटेंस एलिमेंट हुआ तो फिर हमारे पास जो एलिमेंट में एटम्स की तादाद को हम कैलकुलेट करेंगे 1 मोल के लिए। अगर हमारे पास सब्सटेंस मॉलिक्यूल कंपाउंड हुआ तो फिर हम मॉलिक्यूल को कैलकुलेट करेंगे। आयोनिक कंपाउंड हुआ सब्सटेंस तो फिर हम फॉर्मूला यूनिट्स को कैलकुलेट करेंगे। और अगर हमारे पास जो सब्सटेंस है वो आयंस हुआ तो फिर हम आयंस को कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा था मोल्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो एलिमेंट है कार्बन उसके अंदर इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। हम गिन थोड़ी सकते हैं कि गिन के बता देंगे इतने नंबर ऑफ एटम होंगे। तो इसके लिए ये है कि एलिमेंट का जो वो है मोलिकुलर एलिमेंट का जो मैस है, एटॉमिक मैस, वो हमें पता है। एलिमेंट का कार्बन का एटॉमिक मैस होता है 12 AMU। तो अगर हम एलिमेंट का जो एटॉमिक मैस है उसको AMU को हटाकर, ये AMU को हटाकर ग्राम लिख दें तो तब जो है ये जो 12 ग्राम आ गया है ये 1 मोल के इक्वल होगा। मतलब अगर हम 12 ग्राम कार्बन लें तो उसमें इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे और वो 1 मोल के इक्वल होगा। ठीक है जी। और ये जो मैस है ना इसको हम कहते हैं 1 मोलर मैस। जो 1 मोल का मैस होता है उसे हम क्या कहते हैं? मोलर मैस। तो 1 मोल का यही है ना, तो 12 ग्राम अगर कार्बन लेंगे तो वो 1 मोल के इक्वल होगा और 1 मोल में इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे और इसी को हम मोलर मैस कह देंगे। ठीक है। इसी तरह अगर हम कंपाउंड देखें, कंपाउंड वाटर का हमने मोलिकुलर मैस निकाला था H2O वाटर। हाइड्रोजन का 1 मैस होता है, तो ये 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 ऑक्सीजन है तो इसको 16 होता है। ये हमारे पास आ गया 18 AMU। और अगर हम 18 AMU की जगह पर 18 ग्राम लिख दें, यहाँ पर मैं 18 AMU की जगह ग्राम लिख दूँ, तब ये जो है वाटर अगर हम 18 ग्राम ले तो वो 1 मोल के इक्वल आएगा। तो इस 18 ग्राम को मैं वाटर का मोलर मैस कह दूँगा। ठीक है जी। कुछ नहीं, बस AMU को ग्राम में कन्वर्ट करते जाएं तो वो 1 मोल में इक्वल हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह मोल्स की आपको एक और बुक में डेफिनेशन मिलेगी कि जब हम एटॉमिक मैस को ग्राम में कन्वर्ट कर दें, मोलिकुलर मैस को ग्राम में कन्वर्ट कर दें, आयोनिक मैस को ग्राम में कन्वर्ट कर दें और फॉर्मूला मैस को ग्राम में कन्वर्ट कर दे तो वो 1 मोल के इक्वल होगा। ये आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी होगी, मगर हमें ये सिंपल सी करनी है। आप इसी को कर लें, आपको कंसेप्ट ही चाहिए, मगर ये भी पता होना चाहिए जो मैंने अभी डेफिनेशन बताई है कि एटॉमिक मैस, फॉर्मूला मैस और मोलिकुलर मैस को ग्राम में कन्वर्ट करने वाली। अब चलते हैं इसके फॉर्मूला पे जहाँ से हमें सवाल आने हैं पेपर के अंदर। फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ मोल्स का? तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है गिवन मैस ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ द सब्सटेंस। कि हमें जो मैस दिया होगा उसको हमने डिवाइड कर देना मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस से। जिस तरह मोलर मैस अभी हमने वाटर का कितना निकाला था? 18 ग्राम। यहाँ पे 18 ग्राम इसका मोलर मैस निकाला था हमने। तो इसी तरह हमने इसके मोलर मैस से इसको मल्टीप्लाई कर देना। अब एक सवाल करते हैं, फिर आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होगा। उससे पहले आप ये देख लें कि ये जो फॉर्मूला है ना पूरा, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखता हूँ। ये नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे N इज़ इक्वल टू
ये गिवन मैस को मैं स्मॉल एम से लिखता हूँ मैस, और ये जो नीचे मोलर मैस है इसको मैं कैपिटल एम से लिखता हूँ। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखता हूँ, एन इज इक्वल टू एम ओवर कैपिटल एम। अच्छा, क्वेश्चन पहले करते हैं फिर आपको ये क्लियर होगा। हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 9 ग्राम वाटर। 9 ग्राम वाटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। फाइंड हमने क्या करना है, मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड करने हैं, उसको वैसे रहने देंगे। 9 ग्राम हमें उसने वाटर का मैस दिया है, और वाटर का मोलर मैस कितना होता है, वाटर का मोलर मैस H2O। अभी हमने पीछे भी निकाला था, 2 हाइड्रोजन का 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 ऑक्सीजन का 16, टोटल हो गया 18। ये हमारे पास 18 हो गया। तो 9 ग्राम वाटर में मोलर मैस इसका हो गया 18। अब इसको डिवाइड करें, 9 1 9 9 2 18, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू आ गया 1/2, जिसको हम 0.5 भी लिख सकते हैं, 5 मोल। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। इस तरह आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं किसी भी सब्सटेंस के। अब ये तो आसान सा सवाल। अब हम थोड़ा सा करते हैं जो कि पास पेपर में आया हुआ है, UHS 2015 में आया। हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 0.1 ग्राम सोडियम। सोडियम है हमारे पास 0.1 ग्राम, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे। हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड करने हैं। मैस उसने दिया है 0.1 ग्राम सोडियम का, तो हम मैस लिख लेते हैं 0.1 ग्राम। मोलर मैस, सोडियम का जो मोलर मैस होता है Na का, वो होता है 23। तो 23 हम इसका लिखेंगे। अब ये पॉइंट ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट की जगह पर, इस पॉइंट की जगह पर नीचे जो है हमें 1 लेना पड़ेगा। तो ऊपर 1 ही रह जाएगा, 1 पॉइंट ख़त्म हो गया ना, तो ये पॉइंट की जगह पे नीचे 1 लिया, और आगे पॉइंट के कितने डिजिट है 1, तो आगे 0 लगा दिया, और ये 23 वैसे का वैसे ही नीचे। अब क्या आ जाएगा 1 ओवर, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/230। ठीक है जी। अब 1/230 को अगर हम डिवाइड करें 1 को अंदर रख कर 230 को बाहर, तो फिर क्या आंसर आता है, उसको डिवाइड करके देखते हैं। 1 को अंदर रखते हैं और 230 को बाहर रखते हैं। अब ये 0 है 1, तो हमें यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगाकर 1 अभी भी 0 है, एक और 0 लगाकर एक और 0 अभी भी छोटा है, एक और 0 लगाकर 1000 कर लिया। जब आप 1000 कर लेंगे तो अब 230 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 920। और 920 को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 920 का ये सही सैकड़ा का, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 80 का। और ये तकरीबन आपके पास फिर आगे 0 एक और ले लेंगे, तो हमारे पास ये 800, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर तकरीबन आपके पास 690 आएगा। मतलब आगे चलता जाएगा, हमें इतना ही चाहिए। अब तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है 0.0043। अब अगर मैंने इस पॉइंट को यहाँ से 1 2 3 डिजिट आगे मूव किया, तो आगे मूव करने से जो 10 की पावर है वो माइनस में जाती है। 4.3 ये पॉइंट मैंने यहाँ पे मूव कर दिया ना, 4.3 डिजिट हो गया, मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारे ए वाली ऑप्शन में करेक्ट आंसर है। तो इस तरह के सवाल आते हैं नंबर ऑफ मोल से। इस तरह का एक और सवाल हमने बोर्ड में आया हुआ है 2019 में। हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 1 किलोग्राम आइस। हमारे पास जो है आइस वो कितनी है, आइस मतलब वाटर कितनी है 1 किलोग्राम। नंबर ऑफ मोल्स उसमें कैलकुलेट करने को कहा है, द नंबर ऑफ मोल्स। मैस ओवर मोलर मैस का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करनी है, वो वैसे का वैसे। मैस उसने दे दिया 1 किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम का मतलब होता है उसमें हमें ग्राम नहीं, किलोग्राम में ग्राम में चाहिए होते हैं। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल होता है, तो हमें इसको 1000 ग्राम लिखना होगा डिवाइडेड बाय मोलर मैस इसका कितना होता है 18। अब इसको अगर डिवाइड करें तो 1000 को अंदर रखना है और 18 को बाहर। इसको आप पहले अगर ले लें 18 5
पहले 3 डिजिट ले तो 18 5 90, 10 इधर से बच गया और 0 ये, फिर 18 5 90, 10 बच गया, पॉइंट लगाएंगे और 0 लेंगे, फिर 18 5 90 और फिर आगे वही चलता जाएगा। मतलब 55.5 के करीब हमारा आंसर आएगा। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे? 55.5। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ जाएंगे 55.5 मोल, जो कि हमारे पास सी ऑप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, अब ये है कि नंबर ऑफ मोल्स का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। सवाल यह है 3 मोल ऑफ कैल्शियम कंटेन्स डैश ग्राम ऑफ कैल्शियम। मतलब हमें नंबर ऑफ मोल्स दे दिए 3 और पूछ रहा है डैश ग्राम, मतलब कितने ग्राम मैस पूछ रहा है कैल्शियम का। तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे मैं लिख दूंगा 3, मैस वो पूछ रहा है हमें, मैस हमें पूछ रहा है। मोलर मैस कैल्शियम का होता है 40, कैल्शियम का होता है मोलर मैस 40, और ये 3 अब मैस हमें फाइंड करना है। 40 उधर जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 40 × 3 इज इक्वल टू मैस, तो मैस आ जाएगा 120 ग्राम हमारे पास, तो वो डी ऑप्शन में। मतलब ये कहने का आपके नंबर ऑफ मोल्स के अलावा वो आपसे मैस भी पूछ सकता है इसका, नंबर ऑफ मोल्स देकर। अच्छा, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? इट इज़ अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। इसको हम रिप्रेजेंट एन से करते हैं, ये आपने याद रखना है। मतलब अगर एक 1 मोल सब्सटेंस है तो उसमें जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो 1, उसको हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। हमने पीछे ही पढ़ा कि 18 ग्राम वाटर होगा तो वो 1 मोल के इक्वल होगा, और उसमें 6.0 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे। तो ये जो नंबर है जो कि 1 मोल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इस नंबर को हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। ठीक है जी, इस नंबर को। इसी तरह हमने पीछे पढ़ा 12 ग्राम कार्बन है तो वो 1 मोल के इक्वल होगा, और 1 मोल में इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, इस नंबर को हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। ठीक है, अब एवोगैड्रो नंबर के टॉपिक में कुछ हमारे पास एक अहम हैं वो फार्मूलाज जो हमें याद करने हैं। इसमें से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज पूछे गए हैं, सवाल बहुत इससे ही पूछे गए हैं ज़्यादातर। नंबर ऑफ मोल्स का जो पहला फार्मूला है वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर फार्मूला यूनिट्स। इनमें से कुछ भी सवाल में आपसे पूछ लें, जिस तरह का ये सवाल लिखा हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम वाटर। 9 ग्राम वाटर, उसमें हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर फार्मूला यूनिट कोई भी आपसे पूछ ले फाइंड करने को, तो आपने ये लगाना है फार्मूला, मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। तो ये आपने फार्मूला लगाना है। ठीक है, अब ये वाला सवाल करते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम वाटर। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मैस कितना दिया है? 9 ग्राम। मोलर मैस कितना है वाटर का? बहुत बार कैलकुलेट कर सके 18, मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर कितने हैं? Na 9 ओवर 9 1 द 9, 9 2 द 18, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू अगर पुट करें 6.0 10⁻23। अब इसको 2 से डिवाइड करें तो 2 3 द 6, तो ये हो जाएगा 3.01 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला आपने ये वाला यूज़ करना है। अगर अब ये तो था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना। अब अगर आपको पूछ ले कि नंबर ऑफ, सवाल इस तरह भी पूछा जाता है कि एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने, और एक सवाल इस तरह पूछा जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज़ प्रेजेंट इन। ये नीचे 4 ऑप्शन दी गई हैं, इनमें से किस में ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो हम इसको एक एक करके चेक करेंगे कि किस में ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। 32 ग्राम ऑक्सीजन, ए वाली ऑप्शन में। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। मैस उसने दिया हुआ है 32 ग्राम, तो हम लिखेंगे 32 ग्राम मैस है। मोलर मैस कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का, और 2 एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन है तो 32 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर कितने आ गए, ये इससे कैंसिल हो गया तो एवोगैड्रो नंबर आ गया।
हमें इसको आगे लिखनी नहीं वैल्यू, क्योंकि हमने इसको कंपेयर करना है। तो बी में देखते हैं 44 ग्राम मैस है, 44 कार्बन डाइऑक्साइड का मैस भी, मोलर मैस भी 44 ही होता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका भी Na, दोनों में ही बराबर है। हमने सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उसको ढूंढना है। सी वाली ऑप्शन में देखें तो 8 ग्राम मैस है, और हाइड्रोजन का मोलर मैस कितना होता है, एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 का 2 मल्टीप्लाई Na आ जाएगा 2 अंदर 2 2 4 द 8, तो 4 इंटू एवोगाड्रो नंबर 4 Na, और डी के कितने होंगे 56 ग्राम इसका मैस है। मोलर मैस N2 का होता है, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 28 तो 28 1 दा 28 22 दा 56। अच्छा मल्टीप्लाई अन्य भी करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर 2Na, ठीक है जी। तो ये आपको देखो अब इनमें से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कौन सा आंसर आया, Na या फिर Na या फिर 4Na या फिर 2Na। ऑब्वियसली 4Na, सी वाली ऑप्शन। तो सी वाली ऑप्शन जो है वो हमारी करेक्ट होगी कि इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। इस तरह भी अब सवाल पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा किस में है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे कम किस में है, इस तरह भी पूछे जाते हैं। अच्छा, अब दूसरा फॉर्मूला जो है वो एवोगाड्रो नंबर का, वो है नंबर ऑफ एटम्स का। अगर आपको किसी जगह पे नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं, सवाल में नंबर ऑफ एटम्स पूछे, पीछे हमने कौन सा पढ़ा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। तो अगर नंबर ऑफ एटम्स बताने को दे दे आपको, तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है वो मैं बताता हूँ जब हम सवाल करेंगे। अब ये देखो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 36 ग्राम ऑफ वाटर, हमारे पास 36 ग्राम वाटर है, उसमें एटम कितने होंगे टोटल। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये देख लो, H2O, ठीक है। अब इसका फॉर्मूले में इसका वैल्यू पुट करती है, मैस हमें कितना दिया है 36 ग्राम, तो हम लिख देते हैं 36 ग्राम मैस है। वाटर का मोलर मैस, नीचे क्या है मोलर मैस, वाटर का मोलर मैस 18 हमने बहुत बार पढ़ लिया, मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर Na मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी होता है कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं। तो देखो इस वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का, 2 + 1 3, तो हम इसको 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, एटॉमिसिटी इसे कहते हैं, ठीक है जी। 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जितने एक मॉलिक्यूल में एटम होंगे उससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 18 18 18 दूने 36, तो 2 मल्टीप्लाई Na मल्टीप्लाई 3, 2 3 दा 6 एवोगाड्रो नंबर, ये हमारे पास आंसर आएगा 6 एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ पर देखिए आंसर है 6 एवोगाड्रो। इसकी अगर वैल्यू पुट कर दे एवोगाड्रो नंबर की, तो 6 ये और एवोगाड्रो नंबर की 6.02 10 की पावर 23, ये 6 वैलेगा, और ये एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू 6.0 10 की पावर 23। तो इस तरह की ऑप्शन हमारे पास कौन सी है, ये वाली ऑप्शन में यहाँ से अगर हम 6 से मल्टीप्लाई होता तो फिर ये वाली ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जानी चाहिए। मगर एक तो ये सवाल हो गया, ठीक है, इस तरह के सवाल के नंबर ऑफ एटम कैसे फाइंड करने हैं, और ये आपने कर लिया। मगर एक इस तरह भी सवाल आ जाते हैं, मैं आपको रेज करके दिखाता हूँ। सवाल आता है कैलकुलेट, पहले हमने क्या किया था, टोटल नंबर ऑफ एटम, कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, मतलब सिर्फ हाइड्रोजन एटम के नंबर फाइंड करो 36 ग्राम में वाटर में, तो वही होगा मैथ 36 ग्राम, मोलर मैथ वही, एवोगाड्रो नंबर भी वही, मगर यहाँ पर चेंजिंग होगी थोड़ी सी 3 की जगह पे। अब देखो पीछे था टोटल एटम, तो टोटल एटम इस वाटर के मॉलिक्यूल में, एक वाटर के मॉलिक्यूल में कितने थे, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के, 3, 2 + 1 3। मगर अगर देखें एक वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के टोटल एटम कितने हैं, वो 2 हैं।
तो जब हाइड्रोजन के एटम पूछेगा तो हमने एटॉमिसिटी भी उसी के बारे में लिखनी है, 2, ठीक है, 2, तो 2⁴, तो ये आंसर आ जाएगा 4 एवोगाड्रो नंबर। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × 6.0 10⁻23। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होनी चाहिए थी 4 × 6.0 10⁻23, तो फिर हमारा आंसर ये वाला होना था, ठीक है। तो इस तरह आपसे कोई भी एटम्स का पूछ सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक फॉर्मूला है तीसरा, नंबर ऑफ आयंस का। अगर आपको सवाल में किसी भी आयनिक कंपाउंड के नंबर ऑफ आयंस पूछ ले कि वाटर में इसके कितने नंबर ऑफ आयंस बनेंगे, तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है, मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई एवोगाड्रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आयंस इन वाटर। जिस तरह का ये हमारे पास एक सवाल दिया गया है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ आयंस इन 98 ग्राम H2SO4 व्हेन इट इज़ आयोनाइज इन वाटर। जब हम इसे वाटर के अंदर आयोनाइज करेंगे तो तब जो है वो इसके कितने आयंस बनेंगे 98 ग्राम H2SO4 के। सबसे पहले तो इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, H2SO4 जब आयोनाइज होता है वाटर में तो हमें क्या क्या देता है, तो ये 2H+ आयन देता है और एक जो है वो SO4 2 नेगेटिव आयन देता है, ठीक है। अब देखें मैस इसका कितना दिया गया है 98 ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलर मैस कितना दिया गया है, मोलर मैस भी इसका 98 ही होता है, आप कैलकुलेट करके देखना। मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर हमने वैसे ही लिख लिया, और मल्टीप्लाई करना नंबर ऑफ आयंस इन वाटर। तो वाटर में कितने आयंस बनने हैं, 2 हाइड्रोजन के और एक सल्फेट का, तो कितने हो गए 3, तो 3 बन गए, ये आपस में कैंसिल हो गए, तो 3 × एवोगाड्रो नंबर 3Na हमारा आंसर आ जाएगा। तो वो हमारे पास डी ऑप्शन में है। एक ये हमारे पास इस तरह नंबर ऑफ आयंस को कैलकुलेट करना, मगर यही नंबर ऑफ आयंस का सवाल आपको दूसरी तरह से भी दे सकता है। दूसरी तरह से कैसे, वो कह सकता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस, कि सिर्फ पॉजिटिव आयंस का नंबर फाइंड करो जब 98 ग्राम जो है वो सल्फर इसमें H2SO4 वाटर में आयोनाइज होगा। तो पॉजिटिव आयंस अगर देखें तो इस H2SO4 के एक मॉलिक्यूल के नतीजे में पॉजिटिव आयंस सिर्फ 2 ही बन रहे हैं, ये तो नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव हमने कैलकुलेट नहीं करना, पॉजिटिव करना है। पिछले वाले में था टोटल नंबर, इसमें है पॉजिटिव आयन, तो पॉजिटिव आयन 2 है तो हमें यहाँ पर इससे 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ 3 की बजाय यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 2Na। तो हमारे पास ऑप्शन में है ए वाली ऑप्शन में। इसी तरह एक और सवाल इसी से पूछा जाता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 12 ग्राम वाटर कार्बन। हमारे पास 12 का कार्बन है, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, कोई मसला नहीं, वही फॉर्मूला हमने यूज़ करना है, नंबर ऑफ एटम्स वाला, मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई Na मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी तो एटम के अंदर ही होती है, मगर हम यहाँ पर भी इसको यूज़ कर लेंगे। मैस हमारे पास 12, कार्बन का मोलर मैस भी 12 ही होता है, मल्टीप्लाई Na एटॉमिसिटी का मतलब है कि कार्बन, अभी हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एटॉमिसिटी का मतलब होता है कार्बन के कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे एक एटम में, तो वो 6 होते हैं, तो हम इसको लिख देंगे 6, ये इससे कट गया तो हमारे पास आंसर आ गया 6Na। तो इस तरह इससे हमें एक बात समझ में आ रही है, जो भी चीज़ निकालनी होगी उसको एक मॉलिक्यूल में देखना है वो कितनी है, तो उससे उसे मल्टीप्लाई करवा देना है जी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो कि लास्ट भी हो सकता है, मोलर वॉल्यूम। बाकी का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। मोलर वॉल्यूम क्या होता है, इसके नाम से पता चल रहा है कि मोलर का मतलब मोल और वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम, मतलब कोई भी गैस जब 1 मोल होगी तब जो उसका वॉल्यूम होगा हम उसको कह देंगे वो उसका मोलर वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम, और ये हम बात कर रहे हैं एसटीपी पे। एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री और प्रेशर 1 atm। इस कंडीशन पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन पे जो मोलर वॉल्यूम होता है 1 मोल ऑफ एनी गैस का वो ये होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब।
और इसको हम सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे तो 22414 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये मोलर वॉल्यूम होता है। मतलब कोई भी गैस जब 1 मोल होगी स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर तो उसका वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा, जिसको हम मोलर वॉल्यूम वीएम कहते हैं। ये वीएम लिखा हुआ है। ठीक है, जिस मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन गैस H2 हाइड्रोजन गैस जब वो हमने पीछे पढ़ा कि हाइड्रोजन गैस जब अपने मोलिकुलर मैस 2.106 ग्राम मोलर मैस के बराबर होते हैं तो वो 1 मोल होती है, और इसका जब वॉल्यूम जब 1 मोल होगी तो इसका वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा। और हमें पता है बखूबी पिछले टॉपिक में एवोगाड्रो में हमने पढ़ा है कि 1 मोल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं वो 6.0 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे हाइड्रोजन के। CH4 गैस अगर वो 16 ग्राम मतलब अपने मोलिकुलर मैस को ग्राम में कन्वर्ट कर दें, इसका मोलिकुलर मैस क्या होगा, एक कार्बन का 12 और H4 4 हाइड्रोजन का 4, 12 और 4 16 AMU। और इस AMU को अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट कर दूँ तो ये 1 मोल के इक्वल होगा, और 1 मोल के इक्वल हुआ तो इसमें इसका जो वॉल्यूम होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा। और हमने पढ़ा कि 1 मोल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 6.0 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आपने ये कंसेप्ट तो ले लिया मोलर वॉल्यूम क्या होता है। अब सवाल ये है कि हमें मोलर वॉल्यूम का सवाल करने आने चाहिए, वो किस तरह आएंगे। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन है, उसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा ये हमने बताना है। अच्छा आप इसको ये फॉर्मूला याद रख लें मोलर वॉल्यूम का और नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन। ये पीछे हमने नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। यहाँ पर एक और पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। ठीक है, अब देखें नंबर ऑफ मोल्स द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये अपने फॉर्मूला याद रखना है, ये कहीं पे आपको यूज़ होगा। अगर आपको वो वॉल्यूम दिया और मोलर वॉल्यूम आपको पता होता है कितना ही होता है, ये मोलर वॉल्यूम की आपको वैल्यू पता है, तो आप वॉल्यूम पुट करके वॉल्यूम की वैल्यू पुट करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन अगर O2 अगर 32 ग्राम होती तो वो 1 मोल के इक्वल होनी चाहिए और उसका वॉल्यूम होना था 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब ऑक्सीजन है हमारे पास 16 ग्राम, तो अब हमें इसका वॉल्यूम ये फाइंड करना है, मतलब ये मैस और वॉल्यूम में हमने रिलेशन लिया। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से फाइंड करेंगे, आपको x फाइंड करना है, तो x इंटू 32 22.414 और 16 भी इससे मल्टीप्लाई होगा और ये 32 नीचे आ जाएगा। 16 1 16 16 2 32 32 1 32 2 1 2 2 11.212 हमारा आंसर आएगा 11.212 डेसीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर आएगा। तो इस तरह आप कंपेयर करके कि आप देखते हैं कि एक मोल में इतना वॉल्यूम होगा तो इतने ग्राम में कितना वॉल्यूम होगा। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। चलिए अब बाकी जो है स्टोइचियोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट और जो यील्ड्स, इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा तकरीबन 1.5-2 घंटे का, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा लंबा बनेगा वीडियो। तो उसके लिए आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब इस वीडियो को करना पड़ेगा। अगर आप इसको जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊँगा, और वीडियो में बताइएगा आपको कैसी लगी।